भी आप सभी मेरे यूपीएसएससी एएनएम 5272 की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए मैं यहाँ पे टेस्ट लेकर अभी आ रहा हूँ। टेस्ट में आपको यह वीडियो नंबर 68 नंबर का होने वाला है। इससे पहले मैं 67 वीडियो तक कर चुका हूँ और 67 वीडियो अपने आप में मायने रखता है। तो आप लोग को इससे ज़रूर जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, डेली वीडियो लाता हूँ, तो आपको ज़रूर जो है इसे शेयर करना चाहिए और अपना टेस्ट जो है प्रतिदिन देना चाहिए। अभी प्रतिदिन मैं 30 क्वेश्चन एमसीक्यू का टेस्ट ला रहा हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप सभी जवाब दे पाए, अच्छे से चीज़ों को समझ पाए, ठीक है। और अगर आप लोग अच्छे से जवाब देते हैं, 30 में से 25 अगर जवाब दे देते हैं तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग यहाँ पे आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, बिना पढ़ाई कुछ नहीं है। नहीं आप आधा घंटा समय देते हैं एमसीक्यू टेस्ट देने में तो फिर जो है दिक्कत है, और नहीं आप थ्योरी को मजबूत कर रहे हैं घर पर बैठ के तो फिर जॉब में आपको दिक्कत होने वाला है। ओके, चलिए मैं यहाँ पे अब नेक्स्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि टोडलर एज में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट कीजिए कि टोडलर एज कितने को हम लोग बोलते हैं, कितने एज ग्रुप को हम लोग टोडलर बोलते हैं। ओके, तो टोडलर एज में प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। ओके, तो टोटल प्रतिदिन कैलोरी पूछ रहा है। ओके, तो कैलोरी कितनी आवश्यकता होगा, 900 से 1800 किलो कैलोरी, 200 से 400 किलो कैलोरी, 100 से 150 किलो कैलोरी, 15 से 300 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या है एक टोडलर के लिए माय डियर। एक टोडलर यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि जो टोडलर होता है, टोडलर के लिए 1000 से लेकर 1500 किलो कैलोरी जो है महत्वपूर्ण होता है। सॉरी 15000 नहीं, 1500 किलो कैलोरी जो है टोडलर एज ग्रुप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए। वयस्क के लिए बात किया जाए तो 2000 से लेकर 2500 जो है आपका इतना रेंज में है, तो ये जो है आपको सही माना जाता है, ठीक है, वयस्क के लिए। ओके, तो और टोडलर का एज कितना होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। 1 से कितना जो है टोडलर का एज ग्रुप होता है आप लोग कमेंट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है निम्न डेयरी प्रोडक्ट में से सबसे अधिक कैल्शियम किसमें पाया जाता है। मतलब ये सब डेयरी प्रोडक्ट है, सब जो है दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम किसमें होता है। तो एस्कीमेड मिल्क में, कस्टर्ड में, आइसक्रीम में, योगर्ट में, ठीक है। माय डियर मैं आपको बता दूं, आप कितना भी दूध प्रोडक्ट लेते हैं ना, उसमें पनीर और दूध ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है आपके कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट में फैट हो सकता है ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट जो है ज़्यादा हो, लेकिन कैल्शियम की बात कहेगा तो वह मिल्क और पनीर में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो राइट आंसर अपना ऑप्शन है एस्कीमेड मिल्क। एस्कीमेड मिल्क का मतलब होता है कि वैसा दूध जिसमें से मक्खन और क्रीम जो है निकाल लिया जाता है और वह दूध जो है पानी के समान हो जाता है, वही एस्कीमेड मिल्क होता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है इसेंशियल फैटी एसिड आवश्यक जो है वसा अम्ल का अच्छा स्रोत इनमें से कौन है। इसेंशियल फैटी एसिड इनमें से कौन है, देख लीजिए, पोल्ट्री फैट, कोकोनट आयल, सनफ्लावर आयल, पीनट आयल। माय डियर मैं बता दूं, जो वनस्पति कोकोनट वगैरह है, वनस्पति जो आयल होता है वह काफ़ी इसेंशियल फैटी एसिड होता है, तो हमारा इसमें राइट आंसर सनफ्लावर आयल से जो फैट होगा वह इसेंशियल श्रेणी में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, मानव शरीर में फैट स्टोरेज होता है कहाँ पे। मानव शरीर में जो वसा का जो संग्रह होता है कहाँ पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में, कैपिलरीज में। तो मानव शरीर में जो फैट का स्टोरेज होता है वो अपन किस में होता है, वह एडिपोज टिश्यू में जो है होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है वयस्क में, भारत में जो वयस्क है एडल्ट है, एडल्ट पुरुषों के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। एक एडल्ट व्यक्ति है उसको प्रतिदिन जो है प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, कितनी होती है। अब यहाँ पे देखिए पर केजी वेट के हिसाब से दिया है, पर केजी वेट के हिसाब से, तो आप गुना कर लीजिएगा कि एक दिन में एक व्यक्ति का अगर 60 केजी वजन है तो उसको कितना चाहिए, 50 केजी वजन है तो उसको कितना जो है ग्राम जो है चाहिए प्रोटीन। ओके, देखिए, तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 10 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 20 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, 100 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी 1 केजी पर 1 ग्राम, 1 केजी पर 10 ग्राम, 1 केजी पर 20 ग्राम, 1 केजी पर 100 ग्राम। तो इसी हिसाब से यह 1 केजी पर है। तो अगर आप कोई व्यक्ति जो है 65 केजी का वजन वाला है
बॉडी वेट भार उसका 65 केजी है, तो उसका जो है प्रोटीन कितना आवश्यकता होगा प्रतिदिन, तो 65 केजी है, तो राइट आंसर इसका 1 ग्राम केजी होगा। ऑप्शन ए राइट ए होगा, ठीक है ना। तो 65 केजी वाला आपको प्रतिदिन 65 केजी चाहिए। ओके, इस हिसाब से गुना भाग लगा लीजिएगा। यह 1 ग्राम प्रति केजी बॉडी वेट दिया है ना, लेकिन इसका राइट आंसर जो है पॉइंट कुछ से लेकर पॉइंट जो 1 तक जो है होता है। तो अगर मान गए आपसे प्रतिदिन पूछ ले तो एवरेज जो है 60-62 के आसपास जो है आप लोग लगा सकते हैं, अगर सीधा बॉडी वेट ना दे तो। ओके, ऐसे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ओके, 6 नंबर है, मानव शरीर में प्रोटीन स्टेटस की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कौन सा है। प्रोटीन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का, बर्न का, सीरम यूरिया का, सीरम एल्बुमिन का, या सीरम क्रेटिनिन का। तो माय डियर मैं बता दूं कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ये तो किडनी के टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, यूरिया भी उसी के लिए होता है टेस्ट, और सीरम जो केराटिनिज होता है यह आपका जो है अलग का टेस्ट है। तो राइट आंसर अपना एल्बुमिन के टेस्ट से हम प्रोटीन का पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 7 नंबर क्वेश्चन है, डायबिटिक वाले मरीज में हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण क्या होता है। मान गए कोई डायबिटीज के मरीज है तो उसमें ग्लूकोज का लेवल अगर कम जाता है अचानक से, तो उसमें क्या लक्षण होता है? घबराहट होगा, एनोरेक्सिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, इनमें से कोई नहीं। तो जो मरीज डायबिटिक है उसको हाइपोग्लाइसेमिया के लक्षण में ये होता है कि वह व्यक्ति काफ़ी जो है घबराने लगता है, बेचैन होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। आगे के क्वेश्चन है एकदम लॉजिकल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, चीज़ों को समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देख लीजिएगा अदर भी लोग पढ़ाते हैं उनसे और यहाँ से कितना डिफरेंट मिलेगा क्वेश्चन। हर एक वीडियो में आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चन है कि कौन से हार्मोन के अधिक उत्पादन से ग्लैक्टोरिया होता है। ग्लैक्टोरिया का मतलब होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है या फिर ACTH हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, या TSH हार्मोन है, इन हार्मोन में से किसके अधिक उत्पादन होने से ग्लैक्टोरिया होता है, ये बताना है माय डियर। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसमें ग्लैक्टोरिया होता है। अत्यधिक जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है सीक्रेट होने से दूध जो है, मिल्क जो है ज़्यादा बनने लगता है और यही ग्लैक्टोरिया होता है। ओके, तो ऑप्शन जो है अपना ऑप्शन नंबर ए राइट है। ओके, 9 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ट्यूमर के पुरुष देखिए ग्लूक्टोरिया में होता यह है, मैं बता देता हूँ। जो ग्लैक्टोरिया होता है ना, इसमें जो प्यूट्रिट ग्लैंड होता है वहाँ पे नन कैंसर वाला, मतलब वो कैंसर वाला ट्यूमर नहीं होता है, किसी भी कारण से प्यूट्रिट ग्लैंड के पास में ट्यूमर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ से जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है यह अनियंत्रित रूप से अधिक उत्पादन होने लगता है, समझ गए, जिसे ग्लैक्टोरिया बोलते हैं। आगे है यहाँ पे देख लीजिए, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन यानी प्रोलैक्टिन के स्राव से ट्यूमर के पुरुषों रोगियों में पाए जाने वाला समान लक्षण क्या है। कह रहा है प्रोलैक्टिन सिक्रेटिंग ट्यूमर के पुरुषों रोगियों में पाए जाने वाला समान क्या है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है ट्यूमर के कारण, तो उससे पुरुषों रोगियों में कौन सा जो है लक्षण पाया जाता है। ओके, ट्यूमर बनने से प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है, तो इस केस में पुरुष रोगियों में क्या होता है समान लक्षण। ओके, सुस्ती, थकान, कामेच्छा, सेक्सुअल डिजायर में कमी, हड्डी का प्रसार, आवाज़ का गहरा होना। तो देखिए जो ट्यूमर बनता है प्रोलैक्टिन में अत्यधिक सिक्रेशन होने के कारण ट्यूमर होता है प्यूट्रिट ग्लैंड के आसपास, तो यह ट्यूमर होने से प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो पुरुषों में अगर प्रोलैक्टिन की मात्रा अगर बढ़ जाता है तो इससे पुरुषों की जो कामेच्छा होती है, सेक्सुअल समस्या जो है होता है, ठीक है, इसमें कमी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन है, हाइपोफाइसेक्टोमी का समान कॉम्प्लिकेशन क्या है। हाइपोफाइसेक्टोमी का मतलब होता है कि जो प्यूट्रिट ग्लैंड है उसको जो है निकालना सर्जरी के द्वारा। ओके, तो हाइपोफाइसेक्टोमी का समान कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? एक्रोमेगली, कुशिंग सिंड्रोम, मधुमेह, मेलिटस, हाइपोप्यूटरिज्म, ठीक है। तो हाइपोफाइसेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन ये होता है हाइपोप्यूटरिज्म। हाइपोप्यूटरिज्म इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोफाइसेक्टोमी। ओके, याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन है, कुशिंग
डिजीज का लक्षण क्या है? कुशिंग सिंड्रोम होता है, आप लोग को पता होगा कि चेहरा का पुफिनेस हो जाता है, समझ गए ना। तो कुशिंग डिजीज का लक्षण क्या होता है? वजन कम होना, पतली नाजुक त्वचा होना, हाइपोटेंशन, पेट का समस्या। तो कुशिंग डिजीज का एक महत्वपूर्ण लक्षण त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है। तो पतली और नाजुक त्वचा इज द राइट आंसर। ओके, आगे है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि स्त्री में देख लीजिए, पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल सिंड्रोम में निम्न हार्मोन की कमी हो जाती है। आप पहले ये समझिए मेनोपॉज क्या होता है, पेरीमेनोपॉजल क्या होता है। मेनोपॉज वो होता है जहाँ पे एक समय पूरा हो जाता है महिला का 45 से 50 वर्ष का, उस अवस्था में वह जो है मासिक धर्म वहाँ पे बंद हो जाता है, तो वो मेनोपॉज होता है। पेरीमेनोपॉजल का मतलब होता है कि समय से पहले जो है मेनोपॉज का स्थिति आ जाना, यानी इसका लिए जो समय बनाया गया है वह लगभग 45 से 55 साल बनाया गया है। इस बीच में एक महिला में समय के साथ जो है ये आ जाता है, जिसमें रजनों जो मेंसेज होता है वो बंद हो जाता है, जिसके बाद बच्चा जन्म देना भी महिला बंद कर देती है, गर्भ रखना, ठीक है। लेकिन ये पेरीमेनोपॉजल का मतलब होता है कि इस समय से पहले ही अगर किसी में मासिक धर्म आना बंद हो जाए तो वो पेरीमेनोपॉजल होता है। और इसमें होता ये है किस हार्मोन की कमी से समस्या होता है। तो देखिए, जब एज के साथ महिला आगे की तरफ बढ़ती है तो उसका जो ओवरी है जो सीक्रेट करता है हार्मोन को, ठीक है ना, तो वो क्या करता है कि धीरे धीरे उस हार्मोन में अनियमितता आ जाता है, कमी आ जाता है, जिसके कारण मासिक धर्म जो है बंद होने लगता है महिला का। ओके, तो वह कौन से हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन हार्मोन है जो महिला के मासिक स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ठीक है, तो देखिए भूमिका तो दोनों गर्भ में निभाता है, गर्भ के लिए दोनों महत्वपूर्ण होता है, बट अगर आपसे पेरीमेनोपॉजल अगर पूछ देगा तो एस्ट्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, एस्ट्रोजन। ओके, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नहीं है। अगर है रहता, अगर पूछता तब तो मैं कह देता कि हाँ कौन जो है होम विजिट का उद्देश्य है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो मतलब 3 गो होगा, एक ऐसा है जो नहीं होगा, तो नहीं होने वाला। देखिए, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप प्रदान करना, तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, परिवारों को सहायता और शिक्षा प्रदान करना। तो आप लोग खुद बताइए, जो लोग को कंसेप्ट क्लियर होगा वो आराम से जो है चीज़ों को बता देंगे, समझ गए। अब जो जिनका थ्योरी कमज़ोर होगा, जो ये चीज़ समझेंगे नहीं कि होम विजिट क्या होता है, तो उनके लिए क्वेश्चन, या फिर उनको ये नहीं पता होगा कि होम विजिट का क्या उद्देश्य है, क्या प्रिंसिपल है, तो फिर ये घूमते रह जाएंगे, समझे नहीं होंगे तो। लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है आपके होम विजिट से रिलेटेड जो है दिए गए हैं, इनमें से एक ऐसे ऑप्शन है जो नहीं है, इसका उद्देश्य लक्ष्य नहीं है होम विजिट का। देखिए, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप करना, इंटरवेंशन करना। तो ये बातें सही है कि कोई भी स्वास्थ्य समस्या है उसको पहचान करना, उसका हस्तक्षेप करना, होम विजिट के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स से जो है ये काम करती है, तो ये बातें सही है। तीव्र देखभाल जो है सेवाएं प्रदान करना, तो कभी भी ये कहा जाता है कि नर्स को तेज़ी से काम हड़बड़ करके नहीं करना चाहिए, तो ये अपन गलत हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, यानी लोगों में स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, ये भी बातें सही है, नर्स के द्वारा किया जाता है होम विजिट में। परिवारों को सहायता करना, शिक्षा प्रदान करना, ये भी बातें सही है। तो ये सही है, तो अपन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये सब समझने वाला क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस सी के संचरण को रोकने में कौन सा हस्तक्षेप सबसे प्रभावी है? कहने का मतलब है कि हेपेटाइटिस सी के फैलने को रोकने में कौन सा हस्तक्षेप यानी किया गया काम सबसे प्रभावित होगा, समझ गए। ये पूछ रहा है हेपेटाइटिस सी टीकाकरण, उच्च जोखिम वाली आबादी के लिए एंटीवायरल प्रोफिलैक्सिस,
समान आबादी में नियमित लीवर का जो है कार्यान्वय परीक्षण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सुरक्षित अभ्यास और ड्रग उपयोगकर्ता के लिए हानि कम करने की रणनीति। तो माय डियर राइट आंसर जो होगा आपको पता है कि हेपेटाइटिस सी जो है फैलता है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस सी के संचरण यानी कम्युनिकेशन यानी फैलने से रोकने में कौन जो है किया गया काम सबसे प्रभावी होगा। तो माय डियर हेपेटाइटिस सी का टीकाकरण, मान गए टीकाकरण दे देंगे, ठीक है टीकाकरण दे दिए, लेकिन किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड ट्रांसफ्यूजन वह टीका जो ले चुका है उसको कर देंगे तो क्या वो टीका उसके लिए प्रभावी रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये कोई महत्वपूर्ण नहीं हुआ, समझ गए। उच्च जोखिम वाले आबादियों के लिए एंटीवायरल प्रोफिलैक्सिस चलाना। अब ऐसा नहीं है कि जिस आबादी में जोखिम ज़्यादा है वहाँ पे हम एंटीवायरल प्रोफिलैक्स चलाएंगे तो एक को देंगे तो सबके ठीक हो जाएगा, ये भी प्रभावी जो है काम किया गया नहीं है। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के सुरक्षित अभ्यास और ड्रग उपयोगकर्ता के लिए हानि कम करने की रणनीति, यानी कहने का मतलब है कि ब्लड सुरक्षित तरीके से चढ़ाने के लिए अगर अभ्यास किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि किसी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड किसी स्वच्छ व्यक्ति में नहीं डालना है, तो ये बातें बिल्कुल जो है अपना सही हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सबसे प्रभावी होगा। 15 क्वेश्चन है, एक बच्चे द्वारा वृत्त की नकल कितने औसतन आयु में कर लिया जाता है। तो एक बच्चा जब एज आगे बढ़ता है धीरे धीरे, तो देखिएगा उसको जब पढ़ाने लगिएगा तो लगभग जब वो 4 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, बच्चा जब लगभग 3 वर्ष का हो जाता है तो जाके वह एक अच्छे से वृत्त का रचना जो है वो करने लगता है, नकल करने लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, दांतों के नियमित सफाई और फ्लॉसिंग सहित दांतों की स्वच्छता का महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? दांतों का सफाई और फ्लॉसिंग सहित अन्य जो साफ सफाई स्वच्छता है दांतों का, वह क्यों महत्वपूर्ण है? यह दांतों को तेज करने में मदद करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। यह दंत क्षय और मसूड़ों की बीमारियों को रोकने में मदद करता है, ये बात सही है। यह आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को बढ़ाता है, ये बात गलत है। दांत से आत्मविश्वास को क्या लेना देना है? यह एक धार्मिक प्रथा है, तो ये भी गलत बात है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी राइट है। इससे साफ सफाई इसलिए करना चाहिए ताकि जो दंत क्षय होता है, जो मसूड़ों में बीमारी लगता है, उससे रुकावट होगा। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन अच्छे हैं। बच्चों के किसकी रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है? कह रहा है कि बच्चों के किसकी रक्षा के लिए जो पीडियाट्रिक नर्सिंग केयर है उसमें गोपनीयता यानी सीक्रेट महत्वपूर्ण है। किस देखभाल में? सभी निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार, वयस्क चिकित्सा देखभाल सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, सभी चिकित्सा उपचारों को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता, उनकी व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता और सुरक्षा का अधिकार। देखिए महत्वपूर्ण है माय डियर, आप खुद समझिए यहाँ पे कि बच्चा है, ठीक है, बच्चा है, बच्चा की रक्षा के लिए बाल चिकित्सा नर्सिंग देखभाल में गोपनीयता महत्वपूर्ण है। तो गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण कब देखा जाता है? गोपनीयता, निजता, ये सब जो व्यक्तिगत जानकारी होती है, जो सुरक्षा होती है, इन सब में गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो अपन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अचानक, गंभीर और लगातार पेट दर्द से पीड़ित महिला को निम्न में से किसका अनुभव हो सकता है? एक महिला है जिसको अचानक से गंभीर और लगातार पेट दर्द कर रहा है, तो उस महिला में क्या अनुभव किया जा सकता है? क्या गर्भाशय फटने का, रेप्चर ऑफ यूट्रस, मूत्र पथ में संक्रमण होने का, ब्रेस्ट हिंकस संकुचन का, समान संक्रमण चरण का? देखिए जब महिला में अचानक जो है अचानक महिला में जो है गंभीर दर्द पेट करे और अचानक जो है दर्द होने लगे, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि महिला की यूट्रस में कहीं ना कहीं कोई समस्या है और वो गर्भाशय फटने को बता सकता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बालों की स्वच्छता का महत्व निम्न में से किसकी क्षमता में निहित है? कहने का मतलब है कि जो बालों की स्वच्छता है उसका महत्व निम्न में से किसकी क्षमता के अंदर आता है? खोपड़ी के संक्रमण के जोखिम को कम करने और खोपड़ी के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने। क्या ये बालों के स्वच्छता से संबंधित है?
सिर के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षित रखने में, शारीरिक बनावट को प्रभावित करने में, सामाजिक मानदंडों को सख्ती से पालन करने में। तो आप बताइए इसमें बालों की स्वच्छता किससे संबंधित है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए बालों की जो स्वच्छता है वह किसके लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक मानदंडों की सख्ती के पालन के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, जिसको मन होगा करता है, जिसको मन नहीं करेगा तो सख्ती से पालन की क्या बात है। शारीरिक बनावट को शारीरिक बनावट को प्रभावित करता है, नहीं, गलत, ठीक है। सिर के संवेदनशील हिस्सों को सुरक्षा, ऐसा बात नहीं है कि हम बाल सिर्फ इसीलिए स्वच्छ रखते हैं कि जिस भाग में हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी है ब्रेन का, सिर्फ उसी भाग को ख्याल रखते हैं, नहीं, हम तो बाल को ख्याल रखते हैं पूरे बाल को सही रखने के लिए। तो ये अपन गलत हो गया, ठीक है। तो राइट आंसर जो बच गया वही राइट हो गया। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य क्या है, ये सब पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्या लक्ष्य हैं, ये कार्यक्रम का क्या लक्ष्य होता है फैमिली प्लानिंग के लिए। प्रजनन स्वास्थ्य, बाल मृत्यु दर और रुग्णता, जनसंख्या स्थिरीकरण। तो हम लोग परिवार नियोजन इसीलिए न करते हैं कि प्रजनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बाल मृत्यु दर और बीमारी को कम करना, जनसंख्या को स्थिर करना। तो क्या होगा, आप लोग खुद जो है इसका आंसर जो है कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, खुद जो है बता सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर देखिए केवल 1 और 2 सही है, यानी केवल 1 और 2 सही है। क्या ये सही है, 1 2 3 सही है, यानी ए भी तीनों सही है। केवल 1 और 3 सही है, यानी केवल 1 और ये 3 सही है, या केवल 2 और 3 सही है, यानी ए और ए सही है। क्या इसमें सही है, तो देखिए परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि भाई इसमें प्रजनन स्वास्थ्य का भी देखभाल हो, बाल मृत्यु दर और रुग्णता को भी देखभाल हो, और जनसंख्या का भी स्थिरीकरण किया जा सके। तो इसका लक्ष्य यही है, तो इसलिए ऑप्शन बी राइट होगा, 1 2 3 तीनों, ठीक है। 21 है, वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सही स्थान क्या है। एडल्ट में जो हम लोग मांस में जो इंजेक्शन लगाते हैं उसके लिए सही जगह कौन सा है, कौन सा मांसपेशी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। देखिए डेल्टॉइड मांसपेशी, सब स्केपुलर मांसपेशी, ग्लूटियल मांसपेशी, वेस्टस लैटेरियस मांसपेशी। तो वयस्कों के लिए बात करेगा तो डेल्टॉइड अपना राइट होगा, बच्चे के लिए करेगा तो वेस्टस लैटेरियस मांसपेशी राइट होगा। ओके, ध्यान रखिएगा। आगे है 22 नंबर, अपगार जो है आप लोग जानते होंगे, अपगार बच्चे के गणना किया जाता है अपगार के द्वारा, ठीक है ना। तो ये अपगार के 5 कारकों में से 5 फैक्टर है, आपको पता है, मैं पढ़ाया हूँ। नवजात का असेसमेंट करने में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे कम जो है महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, सबसे कम पूछ रहा है। तो 4 में देखिए मांसपेशीय तन्यता, समझ गए ना, उसके बाद श्वसन प्रयास, शारीरिक रंग, हृदय दर। तो देखिए मस्कुलर जो टेंसिटी होता है, टेंशन, तन्यता, ये आपका ठीक है, श्वसन भी ठीक है, हृदय दर भी आपका ठीक है, लेकिन सबसे कम जो महत्वपूर्ण होता है वो अपन यही होता है श्वसन प्रयास, शरीर का रंग जिसमें देखा जाता है कि किस प्रकार का रंग है, अधिक गुलाबी है, कम गुलाबी है, ये रंग देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये रंग जो है कम महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण लेकिन एक कम महत्वपूर्ण है। जो 5 कारक है ना चेक करने का, उसमें से शरीर का रंग जो है ये कम महत्वपूर्ण है। ओके, 23 नंबर का क्वेश्चन है, आंत्रेतर मार्ग में औषधि डैश की मार्ग से दी जाती है। कहने का मतलब है कि जो आंत्रेतर मार्ग है उसमें अगर औषधि देना हो तो हम किस मार्ग से देंगे, मरहम के द्वारा, किसकी मदद से देंगे, टैबलेट के द्वारा, कैप्सूल के द्वारा, सिरिंज के द्वारा। तो क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट करके खुद बताइए, एक कॉमन क्वेश्चन है। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स सहायता का अभिलक्षण है। देखिए ऑडियो विजुअल एड्स को हम लोग हिंदी में श्रव्य दृश्य कहते हैं। ओके, तो हमसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा एक अच्छी यानी गुड ऑडियो विजुअल सहायता का अभिलक्षण है, यानी लक्षण है, ठीक है। सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण होना, महंगा होना, सभी शिक्षार्थियों का मानसिक स्तर समान होना, संकर होना। देखिए तो अच्छी श्रव्य दृश्य सहायता का लक्षण ये है, संकर होना गलत, सभी शिक्षार्थियों का मानसिक स्तर समान होना ये गलत है, सबका एक समान कैसे हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। महंगा होना ये भी गलत, सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण होना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑडियो विजुअल एड्स यह स्वास्थ्य शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है जिसमें ऑडियो के साथ में विजुअल होता है, यानी सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविज़न उसमें देखते भी है और स्पीकर भी रहता है, सुनते भी है। तो यह एक अच्छी साधन है जो एक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होता है, समझ गए। 25 नंबर भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन कैसे है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उपकेंद्र की रिपोर्ट के अंतर्गत है। उपकेंद्र यानी सब सेंटर के अंतर्गत है कौन सा कार्य, इम्यूनाइजेशन कार्य, टीकाकरण कार्य, गृह दौरा यानी होम विजिट करना। क्या ये दोनों कार्य उपकेंद्र के माध्यम से किया जाता है, ना ही एक ना ही दो, केवल दो, एक और दो दोनों, और केवल एक। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है बताना है। तो हमको हमारे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो उपकेंद्र पर सब सेंटर के माध्यम से टीकाकरण कार्य भी किया जाता है और होम विजिट भी जो है घर घर जाकर किया जाता है, इसलिए हमारे नज़र में ऑप्शन नंबर सी राइट है, एक और दोनों। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की उपकला, किस प्रकार के जो मतलब कहा जाए टिश्यू यानी उपकला योनि को रेखाबद्ध करती है, यानी योनि को जो है घेरती है, किस प्रकार का टिश्यू। स्यूडो स्ट्रेपिफाइड उपकला, पक्षमाभी उपकला, सल्की उपकला, स्तंभाकार उपकला। हमें बताना है कि योनि के चारों साइड से रेखाबद्ध यानी घेरा हुआ कौन सा उपकला ऊतक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सल्की उपकला जो होता है यह रेखाबद्ध होता है। ओके, नेक्स्ट 27 नंबर है, संधानक जघनास्थि श्रोणि संधि में से एक दो जघन अस्थियों के बीच एक संधि है। हमसे ये पूछ रहा है कि संधानक जघना अस्थि जो श्रोणि संधि में एक दो जघन अस्थियों के बीच स्थित है, पर्यारण, कोर, श्लेषक और उपस्थि जन्य। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है, इसको जो है हम लोग छोड़ते हैं। ठीक है ना, ये गलत टाइप हो गया है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, थर्ड डिग्री बर्न के लक्षण क्या है। हमसे पूछ रहा है थर्ड डिग्री बर्न्स के लक्षण क्या है। आपको पता होगा जलने का 3 डिग्री, पहला फर्स्ट डिग्री, दूसरा सेकेंड डिग्री एंड तीसरा जो है होता है थर्ड डिग्री होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग जो है ए होता है प्राइमरी जला हुआ, ए सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी जो गंभीर वाला होता है, समझ गए। तो जो थर्ड डिग्री होता है गंभीर होता है, गंभीर जला हुआ घाव होता है, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द के साथ बहुत ज़्यादा जो है जली हुई त्वचा होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो घाव होता है काफ़ी ज़्यादा अंदर तक जाता है, समझ गए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, किसी नुकीली चीज़ से कथित हमला किस प्रकार के घाव का अंतर्गत आएगा। ये आपका अगर वाउंड आप लोग पढ़े होंगे, वाउंड घाव का प्रकार, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी नुकीले चीज़ों से अगर किसी पर वार किया जाएगा या नुकीले चीज़ से अगर किसी को घाव लग जाता है तो वह किस प्रकार का घाव होता है। ये हम अपने नर्सिंग ज्ञान पर अच्छे से थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। ब्लंट ट्रॉमा वाउंड, ठीक है, पंचर घाव यानी भेदा हुआ घाव, इंसिजन चीरा वाला घाव, विधि वर्ण घाव यानी लेसरेशन वाउंड। देखिए चीरा वाला घाव तो इसमें चीरा लगता है जैसे ब्लेड से, जो धारदार पतली जो होती है नोक वाली धार वाली, उससे चीरा लगता है। जो पंक्चर घाव होता है भेदित घाव, यह नुकीला वस्तुओं से आर पार करके भेद कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। ओके, और आज का यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर, हाल के IAP दिशा निर्देश के अनुसार किसी शिशु को डैश तक विशेष रूप से स्तनपान कराया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सब लोग को आता है। ठीक है, आप लोग को पता है कि एक शिशु को कितने समय तक विशेष रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो 4 माह, 6 माह, 3 माह, 9 माह, ये आप लोग को आता होगा। कमेंट करके बता दीजिए कि कितना इसका राइट आंसर होगा। इससे पहले हम ये क्वेश्चन को पूछ भी चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अब यहाँ पे समय, आज वीडियो बड़ा हो गया थोड़ा सा, चूँकि ज़्यादा समझाना पड़ा है, थियोरिकल क्वेश्चन ज़्यादा था। तो चलिए, जो लोग को अच्छा लगता है मैं ज़रूर चाहता हूँ कि वो लोग शेयर करें और अपने फ़ायदे के साथ साथ कुछ मुझे भी फ़ायदा करे शेयर कर का। यही मतलब होता है पढ़ाने का और पढ़ने का। बिना फ़ायदा का पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं आता है, मैं सीधा बात जानता हूँ, समझ लीजिए। लेकिन एक होता है
कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान करना, और एक होता है कि अपना भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा सोचे। तो मैं वैसा काम करता हूँ कि अपना भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, ठीक है। इसीलिए मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन ला रहा हूँ। जो कोई अन्य व्यक्ति आपको जो है कहेगा कि आइए PDF खरीदिए तब मिलेगा, ऐप्स पर आइए तब मिलेगा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं ईमानदारी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे भी लाता हूँ फ्री में। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।